अगर आप भी अपने घर में कई सालों से डीटीएच कनेक्शंस का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, वो टाटा प्ले, डिश टीवी, एयरटेल, सन डायरेक्ट, D2H कोई भी हो सकता है, तो आपने भी नोटिस जरूर किया होगा कि जैसे आप चैनल को चेंज कर रहे हैं, अचानक से कोई भी नया चैनल आपके सामने आ जाता है और आप हैरान हो जाते हैं कि यार ये जो चैनल था वो कल तो आ नहीं रहा था, ये अचानक से आज कैसे आ गया। तो ये जो नए चैनल्स का प्रोसेस है लॉन्च होने का, वो किस तरीके से काम करता है, वही आज इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपको मैं शुरू से बताना चाहूंगा कि एक चैनल जो सैटेलाइट चैनल है वो शुरू कैसे होता है, लॉन्च कैसे होता है, किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, कितना खर्चा आता है, सैटेलाइट लाइसेंस उन्हें कैसे मिलता है और इसके अलावा सैटेलाइट तक वो कैसे पहुंच पाते हैं, डीटीएच कनेक्शन पर जो है वो चैनल कैसे आता है, उनको किससे बात करनी पड़ती है, कितनी फीस देनी पड़ती है, क्या 6 महीनों के लिए रहती है, 1 साल के लिए रहती है, पूरा प्रोसेस आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी जरूर करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियोस की आगे भी जरूर मिले। तो चैनल को शुरू होने के लिए सबसे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय से लाइसेंस लेना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग जिसे हम कहते आ रहे हैं, यही से हमें लाइसेंस की जरूरत होती है और जैसे इन्हें लाइसेंस प्राप्त हो जाता है उसके बाद ही अगले स्टेप में बढ़ सकते हैं और अपने चैनल को शुरू कर सकते हैं। लेकिन लाइसेंस लेने से पहले भी 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो आपको गवर्नमेंट को यह बताना पड़ेगा कि चैनल का नाम क्या रखने वाले हैं और चैनल नाम भी वो देखेंगे कि किसी और से मैच न खाता हो। अगर किसी दूसरे ब्रॉडकास्टर से चैनल का नाम आपका सिमिलरली मिलता जुलता पाया गया तो लाइसेंस ना मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और साथ ही में वो ये भी आपसे पूछेंगे कि आपके जो चैनल की रिच है वो क्या आप केवल इंडिया तक रखना चाहते हैं या फिर उससे विदेश तक पहुंचाना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से ही जो है आपको सैटेलाइट अलॉट किया जाता है, क्योंकि हमारे इंडिया में इसरो की तरफ से कई इंडियन सैटेलाइट्स भी चल रहे हैं, कुछ और दूसरे कंट्रीज जिनकी रिच इजिली वहां तक पहुंच जाती है वो सैटेलाइट्स भी मौजूद हैं। तो अगर आपको अपने चैनल को केवल इंडिया के ऑडियंस को ही दिखाना है तो उसके लिए आप GSAT-30 या GSAT-17 जैसे C-band सैटेलाइट ले सकते हैं। और अगर आपको अपने चैनल की रिच को विदेश तक बढ़ाना है तो उसके लिए जो है आप Intelsat-20 या Intelsat-17 जैसे सैटेलाइट्स भी उपयोग में ले सकते हैं, या इसके अलावा और कुछ विदेशी सैटेलाइट्स जो हमारे इंडिया में सपोर्ट करते हो तो वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आप जो भी रिपोर्ट है वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास जमा करेंगे, आवेदन करेंगे लाइसेंस के लिए। और जैसे ही आपको लाइसेंस की मंजूरी मिलेगी उसके बाद आपको जो है एक सैटेलाइट प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो भी आपने वहां पे बताया होगा, और उसके बेसिस पर जो है जब चाहे आप अपने चैनल को शुरू कर सकते हैं। 10 साल की अवधि होती है जहां तक मेरा अनुमान है। एक लाइसेंस को मिलने के बाद 10 साल तक आप चैनल को इजीली रन कर सकते हैं और आपको हर साल उसका फीस पे करना पड़ता है लाइसेंस को रिन्यू रखने के लिए। और उसके बाद जो है आपका अगला प्रोसेस आता है चैनल को शुरू करना। तो शुरू करने से पहले आपको अपना दफ्तर मैनेज करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, स्टूडियो होना चाहिए, सैटेलाइट को सेट करना पड़ेगा। जिस तरीके से C-band रेडियो आपने देखी होगी, बड़ी बड़ी छतरियां लगी होती हैं ताकि डीटीएच ऑपरेटर तक आप बिजली सिग्नल्स को पहुंचा पाए। ऐसा आपको पूरा सेटअप करना पड़ेगा। एम्प्लॉइज की जरूरत होगी, उनको हर महीने सैलरी देनी होगी। अगर आप किसी सपोज न्यूज चैनल की शुरुआत कर रहे हैं, कोई एंटरटेनमेंट चैनल की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको राइट्स भी लेने पड़ेंगे। जो भी आप कंटेंट अपने चैनल पर दिखाएंगे उसका अधिकार भी आपके पास होना जरूरी है, नहीं तो आपका चैनल में कोई प्रॉब्लम आ सकता है। तो ऐसी कई बातें हैं जिसका शायद आपको कोई ज्ञान नहीं होगा और ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि चैनल किन किन परिस्थितियों से गुजरता है। उसके बाद जो अगला स्टेप आता है भाइयों, वो ये होता है कि आपको कौन सा डीटीएच ऑपरेटर में अपना चैनल दिखाना है। अगर आपको लगता है कि आपका बजट ज्यादा नहीं है तो आप केबल ऑपरेटर को भी चुन सकते हैं आपके चैनल के अकॉर्डिंग। अगर आप गुजराती चैनल शुरू कर रहे हैं तो GTPL को आप देख सकते हैं, वो काफी पॉपुलर केबल ऑपरेटर है गुजरात का। और अगर आप पंजाब सेट अपनी शुरुआत कर रहे हैं, पंजाबी चैनल शुरू कर रहे हैं, तो आप फर्स्ट वे केबल को यूज कर सकते हैं, सिटी डिजिटल को यूज कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से ना हर एक रीजनल चैनल के मेन केबल ऑपरेटर्स होते हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन टीम से बात कर सकते हैं ताकि आपकी जो रिच है वो लोकली ज्यादा इंक्रीज हो जाए। और अगर लोकली आपकी रिच इंक्रीज हो जाएगी तो लोग उसकी डिमांड डीटीएच प्लेटफॉर्म पर भी करना शुरू कर देते हैं। अगर आपका बजट कम है तो अगर आप मान लीजिए अपना भी कोई चैनल शुरू करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस सबसे अच्छा रहेगा। और अगर कोई दूसरा ब्रॉडकास्टर करना चाहता है या कोई भी चैनल करना चाहता है तो उसके लिए भी ये प्रोसेस काफी आसान रहता है। लेकिन अगर वो केबल ऑपरेटर को इग्नोर करके सिर्फ डीटीएच ऑपरेटर की ओर फोकस करेगा तो उसे टर्म्स एंड कंडीशंस भी फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपको टाटा प्ले या डिश टीवी, एयरटेल जिसके साथ भी जुड़ना है, आपको उनकी डिस्ट्रीब्यूशन टीम से संपर्क करना पड़ेगा, या तो उनके हेड ऑफिस में आपको विजिट करना पड़ेगा, मेल करनी होगी, या किसी भी तरीके से आपको उनसे संपर्क करना ही पड़ेगा। और जैसे आपका संपर्क उनके साथ होगा, कॉर्पोरेट टीम के साथ बात होगी, वो आपको अच्छे से बता देंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म की करेज फीस की क्या अमाउंट रहती है, कौन सा चैनल नंबर हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं,
कितने महीनों का हम आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे, इन सभी बातों पर आपको वह क्लियर कर देंगे। अगर आपको वारा खाएगा, आपको लगेगा कि हाँ ये सही है, मैं इतना पैसा दे सकता हूँ, मुझे इतने महीनों के लिए अपने चैनल को रीच देनी है, एयरटेल के साथ जुड़ना है, तो आप उनको कह सकते हैं। नहीं तो आप मना भी कर सकते हैं। कहते हैं ना कई बार हम नेगोशिएशन चलती है, बातचीत होती है कि बातचीत चल रही है, टाटा प्ले में कभी भी आने वाला है, तो वो बातचीत यही होती है, नेगोशिएशन चलती है कि हम भाई आपको इतना देंगे, टाटा प्ले कराने मुझे इतना चाहिए, आप कह रहे हो नहीं मेरा बजट तो यही है, आप इसमें मंजूरी करते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसी को हम नेगोशिएशन कहते हैं। और अगर आपकी एक बार नेगोशिएशन सही हो जाती है तो आपको कम से कम 20 पैसा पर सब्सक्राइबर उस डीटीएच ऑपरेटर को देना पड़ेगा जिसके साथ भी आप जुड़ रहे हैं। ये गवर्नमेंट के रूल्स हैं किसी भी नए चैनल को ऐड करने के लिए। अगर मान लीजिए आप कोई फ्री टू एयर चैनल शुरू कर रहे हैं, सपोज एक पंजाबी चैनल शुरू कर रहे हैं, तो आपको वो बता देगा टाटा प्ले या एयरटेल या कोई भी ऑपरेटर कि भाई हम आपसे 20 पैसा पर सब्सक्राइबर लेंगे। और सब्सक्राइबर बेस पर भी निर्भर करेगा कि ओवरऑल उनका सब्सक्राइबर बेस कितना है। टाटा प्ले का हो सकता है 11 करोड़ हो, एयरटेल का हो सकता है 15 करोड़ हो, तो उसके हिसाब से जो है आपको पेमेंट करनी पड़ती है, या ब्रॉडकास्टर को अपने चैनल को डीटीएच ऑपरेटर के साथ जोड़ने के लिए पेमेंट करनी पड़ती है। और अगर उस चैनल की ओवरऑल रिच 20% से ऊपर निकल जाती है, यानी दर्शक उस चैनल को प्यार देने लगे हैं, देखने लगे हैं, तो उसके बाद क्या होगा, जो चैनल है ना उसको कोई करिच फीस नहीं चुकानी होगी, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में डीटीएच ऑपरेटर को दिखाना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट के रूल्स कहते हैं। अगर चैनल की रिच मान लीजिए 20% से नीचे रहती है व्यूवरशिप, तो उससे पैसा देना पड़ेगा, जो भी डीटीएच ऑपरेटर और ब्रॉडकास्टर के बीच बातचीत हुई है, नेगोशिएशन हुआ है। और अगर उस चैनल की रिच ओवरऑल सब्सक्राइबर बेस में, मान लीजिए टाटा प्ले में आपने चैनल लॉन्च किया, ये किसी भी ब्रॉडकास्टर ने किया, और उस चैनल का टाटा प्ले का सब्सक्राइबर बेस है 11 करोड़, और 11 करोड़ का अगर आप 20% निकालते हैं, तो 20% से अगर ऊपर की व्यूवरशिप उस चैनल की चली गई, दर्शकों ने देखना शुरू कर दिया, तो उस चैनल को 1 रुपए भी टाटा प्ले को भुगतान नहीं करना होगा, वो टोटली फ्री में टाटा प्ले को दिखाना पड़ेगा। और टाटा प्ले उसको बंद भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि इससे मुझे अच्छे खासा व्यूवरशिप मिल रहा है, दर्शक इस चैनल को काफी देखना पसंद कर रहे हैं। और अगर ये चैनल मैं अपने प्लेटफॉर्म से हटा देता हूं कि भाई टाटा प्ले को अगर लगे कि यार ये तो मुझे कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, मुझे तो फ्री में चैनल को दिखाना पड़ रहा है, और वो उसे बंद कर देता है, तो उसका सब्सक्राइबर बेस घटने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए वो इतना बड़ा रिस्क उठाते नहीं। और एक और चीज क्लियर कर देता हूं, देखिए ये तो प्रोसेस हमने जान लिया चैनल का कि वो कैसे ऐड होता है, कैसे वो फ्री ऑफ कॉस्ट में डीटीएच ऑपरेटर को दिखाना पड़ेगा, आपको मैंने पूरा प्रोसेस समझा दिया। लेकिन अब कितनी फीस देनी पड़ती है, जैसे कि आपको मैंने शुरू में बताया कि 11 करोड़ है, किसी की 16 करोड़ है, तो दर्शकों पे निर्भर करता है कि सब्सक्राइबर बेस किसका कितना है, और वो चैनल कौन से टाटा प्ले या डिश टीवी किसके साथ जुड़ रहा है, तो उसी के बेसिस पर एक रिच फीस डिसाइड होती है। और ये फीस जो है हर 6 महीने में या साल में रिन्यू करानी होती है। ये टोटली आपका डीटीएच ऑपरेटर आपको बताएगा कि वो 6 महीने के हिसाब से पैसा लेगा या साल के हिसाब से पैसा लेगा। और ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि आप 6 महीनों के लिए चैनल को अपने टाटा प्ले में या एयरटेल में जोड़ना चाहते हैं, या पूरे 1 साल के लिए जोड़ना चाहते हैं। और जब आपको लगे कि आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो आप डीटीएच ऑपरेटर को बोल भी सकते हैं कि भाई मैं अगले महीने से चैनल को बंद करना चाहता हूँ, मैं आपको पेमेंट नहीं करूंगा, आप मेरे चैनल को बंद कर सकते हैं। तो ये कई बार ब्रॉडकास्टर और टाटा प्ले या कोई भी डीटीएच ऑपरेटर के बीच आपसी बातचीत भी होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कई बार चैनल जो हमारा अच्छा खासा चल रहा होता है वो अचानक से बंद हो जाता है, कई बार चैनल को घाटा हो जाता है, वो आगे पेमेंट नहीं कर पा रहा होता है। तो ये कई बातें हैं जो चैनल को फेस करनी पड़ती है। और इसके अलावा आपने कई बार ये भी नोटिस किया होगा कि चैनल जैसे हम दबाते हैं, टीवी ऑन करते हैं, तो स्टार प्लस, जी टीवी, सोनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैनल जो है आपको शुरुआती नंबरों में दिख जाते हैं। और दंगल हो गया या छोटे मोटे चैनल हो गए, वो बिल्कुल आखिरी नंबर में देखने को मिलते हैं। उसका रीजन यही होता है कि ये जो चैनल नंबर का खेल है, ये बड़ा ही पेचीदा है। यहाँ पर जो है चैनल नंबर की बोली लगाई जाती है। आगे के चैनल नंबर लेने के लिए डीटीएच ऑपरेटर्स को कई करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं। यानी डीटीएच ऑपरेटर जो है वो एक स्पेसिफिक करिच फीस से ही नहीं कमाते, बल्कि वो चैनल नंबर बेचने पर भी कमाते। अगर जो चैनल जितना आगे नजर आएगा उतना ही उससे ज्यादा पैसे देना पड़ेगा, ये एक रूल है। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप पंजाबी चैनल को देखना चाहते हैं, आपने टाटा प्ले का मेन्यू बटन दबाया, पंजाबी जोनर में गए, तो शुरुआती आपको पीटीसी पंजाबी, जी पंजाबी, डीडी पंजाबी, ऐसे कई चैनल देखने को मिलते रहते हैं। तो वो शुरुआती चैनल नंबरों पे इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वो अच्छा खासा टाटा प्ले को पेमेंट कर रहे हैं, या डिश टीवी को पेमेंट कर रहे हैं, और किसी डीटीएच को पेमेंट कर रहे हैं कि उनका चैनल आगे बना रहे। जैसी ऑडियंस रिमोट से अपना जोनर सेलेक्ट करे, चैनल को देखने लगे, तो वो हमारा ही चैनल उन्हें दिखे, ना कि किसी और का। और कई बार ऑडियंस क्या होती है, वो आगे ही चैनलों को देखते देखते रुक जाती है और वो पीछे तक जाती ही नहीं, और उनको पता ही नहीं चलता कि पीछे भी बहुत सारे चैनल्स चल रहे हैं।
इसलिए व्यूअरशिप कम हो जाती है, चैनल के बंद होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि जब चैनल कोई देखेगा ही नहीं, वहां तक कस्टमर पहुंचेगा ही नहीं, तो एडवर्टाइजमेंट का पैसा कहां से आएगा। तो ये कई बातें हैं, फैक्टर्स हैं, और इसी पर जो है ब्रॉडकास्टर्स जो है करोड़ों रुपए डीटीएच ऑपरेटर्स को देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यानी अगर आपकी मान लीजिए व्यूवरशिप बढ़ भी गई और आपको डीटीएच ऑपरेटर को करेज फीस का 1 रुपए ना भी देना पड़ा, लेकिन चैनल नंबर को आगे मेंटेन रखने के लिए आपको करोड़ों रुपए तो फिर भी देने पड़ ही रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं होता है। और जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए कमाते हैं, उनको अपने चैनल पर मूवीज के साथ या शोज के साथ, जो भी आपका चैनल है उसके साथ उनको एडवर्टाइजमेंट्स भी दिखानी पड़ेंगी, जिससे वो अपना इनकम जनरेट करते हैं, डीटीएच को पैसे देते हैं, चैनल लाइसेंस को बरकरार रखने के लिए गवर्नमेंट को पैसे देते हैं, सैटेलाइट का जो है उनको परमिशन मिला हुआ तो उसका पैसा देना पड़ता है, एम्प्लॉयज की सैलरी निकालनी पड़ती है। तो कई ऐसे खर्चे हैं जो आपको हिडन दिखाई नहीं देते, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स को फेस करने पड़ते हैं। तो कई ऐसी परिस्थितियों से इनको गुजरना पड़ता है, उसके बाद जाके वो आपके टीवी तक पहुंच पाता है। तो कल को आप कोई भी चैनल देखें तो एक बार जरूर इस बारे में विचार कीजिएगा कि चैनल जो है वो कितनी मुश्किल से आप तक पहुंच पाया है, और उसको बरकरार रखने के लिए सालों साल से कितना खर्चा वो कर रहे हैं। तो अगर कल को आपका भी कोई विचार हो अपने चैनल को शुरू करने का, खुद के सैटेलाइट टीवी चैनल शुरू करने का, तो आपको एक बात का ख्याल जरूर रखना है कि जो परमिशन है वो तो चलो हम ले लेंगे किसी भी तरीके से, मेन बात है पैसों की। बजट बहुत ज्यादा चाहिए, करोड़ों रुपए का बजट होना जरूरी है, तभी हम एक अच्छे चैनल को सक्सेसफुली चला पाएंगे। शुरू तो चलो मान लीजिए आप किसी भी तरीके से कर लोगे, अगर आप ओके सो की एड़ी छोटी का जोर लगा लो और चैनल को आपने शुरू भी कर लिया, लेकिन उसको आगे मेंटेन रखने के लिए, चालू रखने के लिए सालों साल कई करोड़ रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो को काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी, और आपको पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा कि डीटीएच का चैनल का सिस्टम कैसे काम करता है, चैनल डीटीएच प्लेटफॉर्म पे कैसे ऐड होता है और ब्रॉडकास्टर से कैसे शुरू होता है। बाकी कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार।